इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। टॉपिक होगा मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जो भी करेगा गुरुत्वाकर्षण करेगा। सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के कंट्रोल में होने जा रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में मोशन होने जा रहा है। तो जैसे कि इस ग्रेविटी में, उस गुरुत्वाकर्षण में, इस स्पेस में गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के कारण जो है स्पेस, उसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं? उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में छोड़ते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी वस्तु को हम इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में छोड़ते हैं तो उस पर एक एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम करना शुरू कर देता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस गुरुत्वाकर्षण में यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं, आप इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं, तो नीचे फेंकिएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा, और ऊपर फेंकेगा तो वेलोसिटी घटेगा। खैर, ऊपर फेंकिए या नीचे फेंकिए, जी का मान तो हमेशा नीचे ही काम करेगा। आप वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊपर फेंकिए चाहे नीचे फेंकिए, जी का मान तो हमेशा नीचे ही काम करेगा। और जी का मान पता है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको बोले तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिएगा और स्टेशन नीचे काम कर रहा है तो वेलोसिटी घटते जाएगा, वेलोसिटी घटेगा। इसमें ऊपर फेंकेगा तो वेलोसिटी घटेगा और नीचे फेंकेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो लगाइएगा v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। जब ऊपर फेंकेगा बॉडी को तो वेलोसिटी घटेगा, v बराबर u प्लस माइनस जी टी, h बराबर ut प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच। बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, वो एक एक्सीलरेशन का केस है, वेलोसिटी बढ़ने वाला है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब ऊपर फेंकेगा बॉडी को वेलोसिटी घटेगा, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ऊपर फेंकना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सब में माइनस जी माइनस जी माइनस जी, और नीचे फेंके तो फॉर्मूला सब क्या लगाना है? प्लस जी प्लस जी प्लस जी। तो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। यही फॉर्मूला लगाना मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें दो को कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, जिसको आप चाहें तो फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन। समझिए, जैसे कि मान लिया कि आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका। अब u वेलोसिटी से फेंका तो ऊपर जाएगा, और तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि रुक न जाए। आपने किसी वस्तु को वेलोसिटी से फेंका तो ऊपर जाएगा, और तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि रुक न जाए। हम निकालना चाहते हैं कितना ऊपर गया। फॉर्मूला लगा रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच। ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो माइनस जी, ये डिसिलरेशन का केस, वेलोसिटी घट रहा है। तो v का मान 0 बराबर u स्क्वायर और माइनस 2gh, तो h बराबर आएगा u स्क्वायर बाई 2g। याद रहे आपको फॉर्मूला कि जब किसी पार्टी को आप u वेलोसिटी से फेंकते हैं कितना ऊपर जाता है? बोले u स्क्वायर बाई 2g। कितना समय जाने में लगा? v बराबर u प्लस माइनस जी टी, तो v का मान 0 बराबर u माइनस जी टी, तो t बराबर u बाई जी। t को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर चढ़ने में कितना समय लिया? बोले u बाई जी। ये भी याद रहना चाहिए कि जब किसी वस्तु को आप u चाल से फेंकते हैं, जाने में समय, रुकने में समय, u बाई जी। रुकते रुकते कितना ऊपर चढ़ा? बोले u स्क्वायर बाई 2g। अब बात यह है कि जब ही ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया, और जाने में समय कितना लिया? ta, टाइम ऑफ असेंडिंग, चढ़ने में समय लिया।
तो ऊपर में थोड़ी जाकर रुक जाएगा, फिर तो ऊपर से नीचे आएगा। तो अगर आने का देखा जाए तो इस बार में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। अगर आने की तरफ का सोचा जाए तो वहां वेलोसिटी कितना है, 0। और फिर ये आएगा, अभी आएगा कितना नीचे, जितना ऊपर चढ़ा था। ये चढ़ा था कितना ऊपर, h, तो आएगा अभी कितना नीचे, h। आप बताइए कि जब ये h नीचे आएगा तो फिर यहाँ टकराएगा वेलोसिटी से, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी का मान क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं नीचे आने का कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर बराबर u का मान तो 0, सिर्फ 2gh, तो v बराबर अंडर रूट 2gh। ये भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ऊपर ही चढ़ा उतना ही ऊपर से नीचे गिरेगा। तो जब ये जमीन पर फिर से गिरेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बोले अंडर रूट 2gh। लेकिन अंडर रूट 2gh तब लगाना जब h पता हो, हाइट दिया हुआ रहेगा तब कि 50 मीटर ऊपर से गिर रहा है। तो 50 मीटर ऊपर से जब गिर रहा था तो 50 मीटर गिरने के बाद उसका चाल क्या हो जाएगा, बोले अंडर रूट 2gh। और इसको आप ऐसे भी कहते हैं 2g, IH की जगह u स्क्वायर बाई 2g। तो 2g से 2g कैंसिल, बराबर u का स्क्वायर बराबर u। मतलब यहां से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आप जितना वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंके हैं उतना ही वेलोसिटी से फिर आपके पास आया है। जितना वेलोसिटी से आप किसी पार्टिकल को फेंके हैं फिर उतना ही वेलोसिटी से पार्टिकल आपके पास आता है। ऐसे सोचिएगा। अब देखते हैं कि आने में इसे कितना समय लगा। तो v बराबर u प्लस gt, फॉर्मूला लगा रहे हैं नीचे आने में प्लस वाला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस gt। और v का मान कितना आया, u, तो u बराबर gt, तो t बराबर u बाई g, t बराबर u बाई g। मैंने जितना समय इसे जाने में लगा था उतना ही समय इसे आने में लगा। t का मतलब td, td का मतलब टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो क्या क्या हम लोग सीखे, जरा ध्यान से समझिए कि जब किसी पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से फेंकते हैं कितना ऊपर चढ़ता है, बोले u स्क्वायर बाई 2g। कितना समय में, बोले u बाई g। फिर जब उधर से लौट कर आता है तो नीचे आता है, जब लौट करके तो कितना समय इसे आने में लगता है, बोले u बाई g। जितना समय से जाने में लगा था उतना ही समय से आने में लगता है। और कितना चाल से फिर हमारे पास पहुंचता है, बोले उतना ही चाल से जितना चाल से उसे फेंका गया था। u चाल से फेंका गया था, फिर हमारे पास पहुंचा कितना चाल से, u चाल से। तो जितना वेलोसिटी से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं फिर उतना ही वेलोसिटी से हमारे पास लौट कर आता भी है। और जितना समय उसे जाने में लगता है उतना ही समय उसे आने में लगता है। जाने में समय कितना लगता है, याद रहे u बाई जी, तो आने में भी u बाई जी। कितना ऊपर गया था, u स्क्वायर बाई 2g। अगर हाइट के हिसाब से क्वेश्चन रहे कि h हाइट ऊपर से कोई वस्तु को गिराया गया है, u डैश बराबर 0 का मतलब क्या, समझिए कि लौट के नहीं आ रहा है, किसी ने वस्तु को छोड़ा, ड्रॉप किया, वस्तु को छोड़ दिया, ड्रॉप किया। तो h हाइट मतलब आने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बोले अंडर रूट 2gh। अगर हाइट के हिसाब से बोले तो अंडर रूट 2gh बोल सकते हैं। और आने में कितना समय लगा, अगर हाइट के हिसाब से निकालना चाहते हैं, u बाई जी लगा है ना, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा समय लगा है u बाई जी। तो u का मान यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, u बराबर 2gh का रूट, u बराबर 2gh का रूट। टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना आया, u बाई जी आया। जितना समय जाने में उतना ही समय आने में। अब u का मान अगर आप चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं u बाई जी का मान, u बाई जी का मान होगा 2h, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो गया u बराबर 2gh का रूट, 2gh का रूट अब बाई g बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। हाइट के हिसाब से ये दोनों जो फॉर्मूला आप अभी लगाए हम लोग, ये हाइट के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा कि एक बॉडी को h हाइट ऊपर से छोड़ा गया, कितना समय नीचे आने में लगा, बोले अंडर रूट 2h बटा जी। जब यहाँ टकराया था ऊपर से h हाइट से गिर रहा था, h हाइट से जब गिरा यहाँ टकराया
तो कितना चाल से टकराया, बोले √2gh। अगर हाइट के हिसाब से सवाल रहे तो हाइट के हिसाब से कि h हाइट ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ा गया, नीचे जब वो टकराएगा जाकर के कितना चाल से, बोले √2gh। कितना समय लगा टकराने में, √2h/g। लेकिन इधर से सवाल पूछे कि वस्तु को u वेलोसिटी से फेंका गया, तो फिर हमारे पास u चाल से ही आएगा। जाने में समय u/g, तो फिर आने में भी समय u/g। कितना ऊपर चढ़ा था, बोले u²/2g। ये सब थोड़ा डाटा याद रहेगा ने तो और सभी सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मैंने जाने में समय और आने में समय बराबर आ रहा है। हम लोग यह बात मान के बना रहे हैं कि पूरा का पूरा काम कहाँ हो रहा है, इन वैक्यूम, निर्वात में। हवा नहीं है, हवा नहीं मान के बनाना है, तब ऐसा लगेगा कि जितना समय पार्टी को जाने में उतना ही समय आने में। वास्तव में अगर हवा रहेगा तो आने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आने में एक बॉयंसी फोर्स काम करेगा। ये जो हवा है ये भी एक क्या है, मीडियम है। जैसे कि पानी, कुआं में जब पानी है उसमें जब बाल्टी गिर जाए तो बाल्टी का चाल धीरे हो जाता है कुआं में, क्योंकि पानी थोड़ा माने बाल्टी के वेलोसिटी क्या करता है, रोकता है, बॉयंसी फोर्स लगाता है। उत्प्लावन बल पढ़े होंगे आप, तो बॉयंसी फोर्स लगाता है। तो जिस तरह से पानी बाल्टी पर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है ना, उसी से हवा भी बॉयंसी फोर्स लगाता है। अब हवा का डेंसिटी चूंकि कम है तो कम वजन वाला पर बॉयंसी फोर्स लगाएगा। जैसे पेपर पर आप एक पेपर को गिराइए तो धीरे धीरे गिरेगा हवा में। जिस तरह से बाल्टी कुआं में गिर जाए तो भी धीरे धीरे चलता है। तो कुआं का मतलब जो कुआं में जो पानी है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा सा वजन वाला वस्तु को भी चाल धीरे कर देता है। हवा का डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है तो हवा थोड़ा कम वजन वाला वस्तु के चाल को धीरे कर पाता है। अब हवा में पत्थर गिराएंगे तो हवा थोड़े पत्थर के वजन के बराबर, मैंने वैसा नहीं कि बॉयंसी फोर्स नहीं दे रहा है, लेकिन पत्थर के को क्या कर पाएगा, हवा कितना हटाएगा। अब मान लें कि पत्थर जब नीचे गिरेगा हवा में तो हवा वहाँ से हटता होगा। बॉयंसी फोर्स किसे लगता है कि जब हम लोग बाल्टी को पानी में डुबाते हैं तो वहाँ से पानी हटता है, और वही पानी जो हटता है नीचे से उसका वजन ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। बॉयंसी फोर्स जब पढ़े होंगे आप 9-10 क्लास में उत्प्लावन बल के बारे में, कि जब किसी वस्तु को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उसके आयतन के बराबर, वॉल्यूम के बराबर वहाँ से पानी हटता है, और वही पानी का भार ऊपर की ओर बल देता है। जितना पानी का भार होता है ना, हटा हुआ पानी का भार, उतना ही भार ऊपर की ओर लगता है, उसको बॉयंसी फोर्स कहते हैं। अब आप सोचिए कि पत्थर जब गिरेगा हवा में तो हवा कितना हटेगा। अब जो भी हवा हटेगा उस हवा में कितना वजन होगा, जो पत्थर को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, लेकिन पेपर को, कागज को रोक पाएगा। इससे कागज धीरे धीरे गिरता है और पत्थर तेजी से। लेकिन अगर वैक्यूम रहे तो पत्थर और कागज समान समय में नीचे गिरेंगे, और गिरने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा उत्प्लावन बल के कारण। इसका मतलब अगर हवा मौजूद हो तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग का मान ज़्यादा होता है टाइम ऑफ असेंडिंग से। याद रहे आपको कि इन एयर टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंडिंग। लेकिन ऐसे अगर हवा नहीं माने तो जितना समय जाने में उतना ही समय आने में। और क्वेश्चन ये बात मेंशन भी आता है कि हवा को मैंने कंसीडर करना है कि नहीं करना है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कंसीडर नहीं करना है, लिखा है कि हवा को कंसीडर करना है तो करना है, नहीं तो हम लोग सिंपल ही मान के बनाते हैं जितना समय जाने में उतना ही समय आने में लगता है। तो ये जो फार्मूला है हम लोग को थोड़ा ध्यान रहे, कितना समय जाने में, कितना समय आने में, कितना ऊपर गया, फिर कितना चाल से हमारे पास आया, ये सब बात पता होना चाहिए। ठीक है, बात और समझते हैं जरा इसके माध्यम से कि मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड से आपने किसी वस्तु को फेंका, तो 1 सेकेंड के बाद ना इसका चाल हो जाएगा 30, क्योंकि अर्थ कितना एक्सीलरेशन देती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि 10 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड वेलोसिटी में अंतर 10 का आएगा। ऊपर जाने के समय घटेगा 10, आने के समय बढ़ेगा 10। तो 1 सेकेंड के बाद 40 का स्पीड कितना हो जाएगा, 30। 30 का स्पीड 20। 40 का स्पीड 30, 30 का स्पीड 20, 20 का स्पीड 10, और फिर 10 0। हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी घटेगा। 40 हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा 0, हर एक सेकेंड के बाद, क्योंकि जी का मान ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ही हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड चेंज होगा। तो 1 सेकेंड के बाद 40, 30 हो जाएगा 30, 20 हो जाएगा 20, 10 हो जाएगा और 10 0।
और फिर से उधर लौटने के समय यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30 और यहाँ 40। जैसे जैसे पार्टिकल अपना वेलोसिटी घटाते जाता है फिर वैसे वैसे मतलब बढ़ाते हुए भी आता है। वेलोसिटी नहीं, स्पीड। वेलोसिटी तो चेंज हो गया है, डायरेक्शन जाने का इधर था, आने का इधर है, तो सेम पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं है लेकिन स्पीड सेम है। जिस स्पीड से गया था ना घटते, उसी स्पीड से बढ़ते आ भी रहा है। इसमें मेन सवाल क्या बताने वाले हैं जो समझिए। तो पूछे कि रुकने के 2 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी था? 20। जो रुकने के 2 सेकेंड बाद है, सेम बात है। जब किसी बॉडी को फेंके थे तो ऊपर तो एक क्षण के लिए रुका होगा। रुकने के 2 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी था? जो रुकने के 2 सेकेंड के बाद है। रुकने के t सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी था? बोले रुकने के जो t सेकेंड के बाद है। रुकने के t सेकेंड पहले कितना चला था? रुकने के t सेकेंड पहले कितना चला था? जितना रुकने के t सेकेंड बाद चलेगा। ये बात याद रहे आपको। तो पूछे कि रुकने के t सेकेंड पहले वेलोसिटी बराबर रुकने के t सेकेंड बाद वेलोसिटी होगा। रुकने के t सेकेंड पहले जो स्पीड होगा बराबर होगा रुकने के t सेकेंड बाद। रुकने के t सेकेंड पहले जो स्पीड होगा रुकने के t सेकेंड बाद वही स्पीड होगा। वेलोसिटी सेम नहीं होगा, डायरेक्शन का अंतर आ जाएगा। कितना होगा t सेकेंड बाद रुकने के बाद? तो रुकने के बाद वेलोसिटी होगा v बराबर, यहाँ तो 0 है और नीचे चूंकि आ रहा है तो चाल बढ़ेगा तो gt, तो v बराबर gt। रुकने के t सेकेंड पहले स्पीड पूछे gt, रुकने के t सेकेंड बाद स्पीड पूछे gt। रुकने के t सेकेंड पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? रुकने के पहले ट्रेवल डिस्टेंस बराबर होगा रुकने के t सेकेंड बाद ट्रेवल्ड डिस्टेंस। रुकने के t सेकेंड पहले कितना चला? जितना रुकने के t सेकेंड बाद चला। तो रुकने के t सेकेंड बाद कितना चलेगा? h बराबर ut, क्योंकि यहाँ तो 0 से स्टार्ट हुआ था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बराबर हाफ gt स्क्वायर। रुकने के t सेकेंड पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाफ gt स्क्वायर। रुकने के t सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाफ gt स्क्वायर। रुकने के t सेकेंड पहले क्या स्पीड था? gt। रुकने के t सेकेंड बाद क्या स्पीड है? बोले gt। तीसरे ऐसा सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये सब करने से थोड़ा बहुत कंसेप्ट और क्लियर होगा आपका। ये सब बात सुनने से समझने से। हर एक सेकंड के बाद कितना घटता है? 10। फिर जैसे बढ़ते आता है 10। जिस लेवल पर जितना वेलोसिटी है ना उसी लेवल पर उतना ही स्पीड रहता है। वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। वेलोसिटी का अंतर हो जाएगा, डायरेक्शन जाने के समय इधर है, आने के समय इधर है। तो कुछ पॉइंट और जरा सुनिए इसमें। जैसे कि आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, यहां जाके वस्तु रुका, तो जा रहा था इधर लेकिन स्टेशन कहां था? नीचे। जब उधर से लौट के फिर आएगा, जाने का है, जब ये आएगा फिर भी स्टेशन कहां काम करेगा? नीचे ही। वो जाने के समय भी वही और आने के समय भी वही। तो इस पॉइंट पर जरा गौर से देखिए, वेलोसिटी क्या हो गया था? 0। क्या एक्सीलरेशन यहां काम करना बंद कर दिया था? नहीं। तो सवाल रहता है कि क्या ऐसा संभव है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं हो? बोले हाँ। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब वेलोसिटी 0 था लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं था। जिस सवाल का आंसर होगा यस। मैंने बता रहे हैं आपको बस कि एक पॉइंट ऐसा, एक समय कभी ऐसा भी आता है कि वेलोसिटी 0 होता है लेकिन एक्सीलरेशन 0। ऐसा थोड़ी कि जब पार्टिकल फेंकाया था और यहाँ जाके रुका, उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर चुका था, काम तो कर ही रहा था। तो ये बात आप समझना होगा कि वेलोसिटी 0 रहते हुए भी एक्सीलरेशन हो सकता है कि नहीं? बोले हाँ हो सकता है। दूसरा पॉइंट,
मोशन का डायरेक्शन किधर है? बोले ऊपर। बोले वेलोसिटी किधर है इसका? बोले ऊपर ही है। ऐसे बोलो मोशन किधर है? बोले नीचे। बोले वेलोसिटी किधर है? बोले नीचे ही। माने जिधर मोशन है उधर वेलोसिटी है, जिधर मोशन है उधर वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा मोशन की ओर होता है, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मोशन की ओर कोई गारंटी नहीं है। यहाँ देखिए आप, मोशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है। यहाँ मोशन नीचे है, एक्सीलरेशन नीचे है। माने यहाँ मोशन और एक्सीलरेशन सेम है, यहाँ मोशन और एक्सीलरेशन सेम नहीं है। तो मोशन के डायरेक्शन की तरफ किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या मोशन की तरफ होता है? बोले यस, वेलोसिटी का डायरेक्शन मोशन की तरफ होता है। हाँ। क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होता है? कोई गारंटी नहीं है। अगर वेलोसिटी घट रहा होगा तो पक्का है कि मोशन आगे होगा और एक्सीलरेशन पीछे होगा, तो वेलोसिटी घट रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पक्का है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन की तरफ ही होगा, वेलोसिटी की तरफ ही होगा। तो दूसरा पार्ट क्या सीखे कि मोशन की तरफ क्या वेलोसिटी होगा? बोले हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होगा। क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होगा? बोले नो, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होगा, ये सही बात नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होगा, ये सही बात है। और क्या एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ वेलोसिटी की जीरो हो और एक्सीलरेशन हो? बोले हाँ, ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सीलरेशन रहेगा। तो ये सब पॉइंट है कुछ कुछ जो जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत। एक बात और सोचिए कि एक पार्टिकल यू चाल से चला और एक्सीलरेशन दिया ए और स्पीड पकड़ लिया v, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बोले s। कितना समय में? बोले टाइम t में। एक पार्टिकल यू से स्टार्ट हुआ, दिया एक्सीलरेटर, t सेकेंड तक देते रहा, s दूरी चलते चलते अपना वेलोसिटी v कर लिया। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? बोले s बाई टी। s कितना हुआ? बोले ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बाई टी बराबर u प्लस हाफ ए टी। अब ऐसे लिखें u प्लस हाफ और ए टी बराबर लिख सकते हैं हम लोग v माइनस यू, क्योंकि फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो ए टी बराबर v माइनस यू। अब यहाँ एलसीएम 2 ले लेंगे तो आएगा 2u प्लस v माइनस यू बराबर u प्लस v बाई 2। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला बन के निकल के आएगा। इससे बहुत सारा सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। लेकिन इतना फॉर्मूला लगाना है जब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में काम हो। इसे फॉर्मूला कब लगा रहे हैं? यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर कब लगता है? v बराबर u प्लस ए टी कब लगता है? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का औसत बराबर एवरेज वेलोसिटी, और ये तब होता है जब पार्टिकल का मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हो। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा u प्लस v बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2 बराबर एवरेज वेलोसिटी। आप इसको भी एक बेहतर फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। कभी कभी सवाल लेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल बताइए कि पार्टिकल चौथवा सेकंड कितना चला, पांचवा सेकंड कितना चला, छठवां सेकंड कितना चला। अब बताइए को पूछे कि पार्टिकल छठवां सेकंड कितना चला। 6 सेकंड में ना, छठवां सेकंड। इसका मतलब क्या समझिएगा कि 6 सेकंड में जितना चला घटाओ 5 सेकंड में जितना चला। कोई पार्टिकल मान 2 सेकंड तक चला तो बोले दूसरा सेकंड कितना चला? 1 सेकंड चला, फिर 2 सेकंड चला। बोले दूसरा सेकंड कितना चला? तो बोले 2 सेकंड में जितना चला घटाओ 1 सेकंड में जितना चला। तीसरा सेकंड कितना चला? 3 सेकंड में जितना चला घटाओ 2 सेकंड में जितना चला। चौथवा सेकंड कितना चला? 4 सेकंड में जितना चला घटाओ 3 सेकंड में जितना चला। तो टीवा सेकंड कितना चला? तो टी सेकंड में जितना चला घटाओ उससे 1 कम सेकंड में जितना चला। टीवा सेकंड कितना चला? टीवा सेकंड तो टी सेकंड में जितना चला घटाओ उससे 1 कम सेकंड में जितना चला। तो टी सेकंड में चलेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में घटेगा ut, टी के जगह पर रखाएगा t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t के जगह t माइनस 1।
बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए और फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 80। तो यूटी से यूटी कैंसिल, हाफ ए स्क्वायर से हाफ ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा यू प्लस ये दोनों से ए कॉमन, यहां से बचेगा टी, यहां से बचेगा हाफ। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। टीमा सेकेंड मैंने 5वां सेकेंड, 6वां सेकेंड, 8वां सेकेंड, 9वां सेकेंड कितना चला ये फॉर्मूला से, ए प्लस ए इंटू टी माइनस हाफ। ये फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं इसको कि पार्टिकल 5वां सेकेंड कितना चला, टी बराबर 5 पुट कर देंगे। 5 सेकेंड में कितना चला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 5 पुट करना होगा, वो हो गया 5 सेकेंड में चला। 5वां सेकेंड कितना चला, इस फॉर्मूला में 5 पुट कीजिए तो निकलेगा कि 5वां सेकेंड कितना चला। तो इसको भी एक फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए पार्टिकल स्टार्ट हुआ यू बराबर 0 से, एक्सीलरेशन दिया प्लस है, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो गया v, और फिर दिया एक्सीलरेशन माइनस है और फिर वेलोसिटी आ गया 0 पर। एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, दिया एक्सीलरेटर, अब स्पीड फुल पकड़ लिया, फिर दिया ब्रेक मारा, डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन दिया और रुक गया। लेकिन दोनों तरफ एक्सीलरेशन सेम ही दिया, ए मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों तरफ एक्सीलरेशन सेम दिया, भले ही वेलोसिटी बढ़ाने वाला और वेलोसिटी घटाने वाला। ये ब्रेक मारा तो ब्रेक मारने से जो डिसेलरेशन पैदा हुआ वो भी उतना ही मैग्नीट्यूड का, और इधर एक्सीलरेशन जो पैदा हुआ वो भी इतना ही मैग्नीट्यूड का। अगर ऐसा है कि इधर का एक्सीलरेशन और उधर का डिसेलरेशन दोनों सेम हो तो गारंटी है इस बात का कि जितना समय इसे 0 से v पकड़ने में लगा होगा उतना ही समय इसको v से 0 होने में भी लगा होगा। जितना डिस्टेंस ही ट्रेवल किया होगा 0 से v होते होते उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा ये v से 0 होते होते। ये बात ध्यान रहे आप। ऐसा लेकिन है तो एक्सीलरेशन इधर का और एक्सीलरेशन इधर का सेम होना चाहिए, लेकिन एक्सीलरेशन इधर का और डिसेलरेशन इधर का सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो अगर आप किसी मोटरसाइकिल में 0 से स्टार्ट किए और 50 स्पीड पकड़ते पकड़ते अगर आपको 5 सेकेंड लगा तो फिर 50 से 0 होने में 5 ही सेकेंड लगेगा। लेकिन जितना आप एक्सीलरेटर इधर दिए थे उसी हिसाब से ब्रेक उधर देना होगा, ए का वैल्यू सेम रहे। और जितना दूरी इधर चले थे 0 से 50 होते होते उतना ही दूरी आप उधर चलिएगा 50 से 0 होते होते। ये तो थोड़ा बात अगर याद रहता है तो बड़ा बड़ा सवाल में हम लोग जरा जल्दी सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो एक पॉइंट था, मान लीजिए कि ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया मान लो एरिया A1, ये मान लो एरिया A2। क्षेत्रफल निकालेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, दिल रहेगा मान कि कितना वेलोसिटी कितना है यहाँ टाइम सब पता रहेगा आपको। तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका वो क्या बताएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो समझाना है डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है, हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट बताता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि v dt का इंटीग्रेशन बराबर ds का इंटीग्रेशन, कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन समय के साथ माने वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया क्या देगा, बोले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। समझिए, देखिए इधर वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव और
इधर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर वेलोसिटी निगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है, वेलोसिटी का पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है, v बराबर होता है ना ds बटा dt। तो वेलोसिटी का पॉजिटिव होना दर्शाता है कि ds बाई dt पॉजिटिव है। जब ds बाई dt पॉजिटिव है, इसका मतलब समय के साथ साथ इसका मान बढ़ रहा है। और अगर वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ साथ घट रहा है। माने वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब s का मान समय के साथ बढ़ रहा है, पार्टिकल आपसे दूर जा रहा है। और वेलोसिटी अगर निगेटिव है, इसका मतलब s का मान समय के साथ साथ घट रहा है, पार्टिकल की तरफ आ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी का ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी निगेटिव है, ये जो ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव वाला। तो ये जो एरिया बताया कि पार्टिकल जा रहा है, और ये एरिया बताया कि पार्टिकल आ रहा है। ये एरिया बताएगा कि इतना, ये एरिया का जो भी आंसर आएगा वो बताया कि इतना दूर पार्टिकल गया, ये एरिया बताया कि इतना दूर पार्टिकल आया। तो बताओ डिस्टेंस में क्या करेंगे, तो डिस्टेंस में करना पड़ेगा आपको a1 प्लस a2, गया और जितना आया दोनों जोड़ेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या कीजिएगा, a1 माइनस a2। ये जाने का है और ये आने का, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, गया और फिर आ गया तो घटना पड़ेगा ना, ऐसे निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ऐसे सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट था, ये कुछ पॉइंट था जिसको हम लोग करवाएं। तो अब आप बना सकते हैं पूरा एससी वर्मा सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का इस थ्योरी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक खत्म हुआ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से।